वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं विक्रम, आपका बिजनेस स्टडी टीचर फ्रॉम वीवेन सर कॉमर्स क्लासेस, स्वागत करता हूं आज की क्लास में। अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है तो प्लीज़ एक बार मैसेज करके मुझे कम्युनिकेट कर दीजिए ताकि हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकें। चलिए, ओके, नाउ वी आर लाइव एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सैम्पल पेपर 7 बिजनेस स्टडी फ्रॉम अलका धवन मैम बुक्स। सोर्स बुक हमारी एपीसी बुक रहेगी, राइट। इस सैम्पल पेपर में हम लोग आज 34 क्वेश्चन नए जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगे। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सैम्पल पेपर नंबर 7 आज का हमारा डिस्कशन पॉइंट रहेगा। सैम्पल पेपर नंबर 7, जैसे कि आपको मैं बताता रहा हूँ कि टोटल आपको 34 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के मिलने वाले हैं। टोटल 3 घंटे आपको मिलेंगे। इनके अलावा 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगी क्वेश्चन पेपर को रीड करने की। ध्यान रखिए, इन 15 मिनट में आपको उन क्वेश्चनों को रीड करना है जो लंबी लंबी केस स्टडी आपको दिखाई देती है और उनमें भी क्या पूछा गया है इस पर सबसे पहले फोकस करना, ताकि आपको क्वेश्चन क्या है इजिली क्लियर हो जाए, राइट। और पेपर जो है आपका 80 मार्क्स का है, तो डेफिनेटली आपको 80 नंबर लेने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूं, यदि आप ये 10 के 10 सैम्पल पेपर अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो मैंने अपने हर एक सैम्पल पेपर के साथ प्लेलिस्ट का लिंक एक्टिवेट कर दिया है ताकि आपको इजीली इन 10 के 10 सैम्पल पेपर का रिवीजन करने को अवेलेबिलिटी हो जाए। ये सैम्पल पेपर 7 है और इन द इवनिंग वी विल डिस्कस द सैम्पल पेपर नंबर 8 at 7:30 PM onward, and on Sunday again at 5 o'clock there will be a class of sample paper number 9 and in the evening 7:30 sample paper number 10। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैक्सिमम संख्या में जो है ना अपने दोस्तों के साथ इन क्लासेस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए और बेहतरीन क्लासेस की व्यवस्था कर सकूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। when the job of similar nature in an organization are grouped under the functions like production, finance, marketing and human resources, and further these major functions are marked as a separate departments, it leads to creation of। तो ये क्या किस चीज को जो है ना डिनोट करता है? ये डिविजनल स्ट्रक्चर को डिनोट करता है, ये फंक्शनल को डिनोट करता है, या ए और बी दोनों को डिनोट करता है? देखिए, अगर यहाँ तक की बात रखी जाए ना, एन ऑर्गेनाइजेशन आर ग्रुप्ड अंडर फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स, अगर यहीं तक ये पॉइंट होता तो डेफिनेटली वी विल से दैट कि यहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर लाई कर रहा है। कौन सा स्ट्रक्चर? फंक्शनल स्ट्रक्चर लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा एंड फर्दर दीज मेजर, यानी इन्हीं को मेजर फंक्शंस को मार्क्ड एज ए सेपरेट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इनको मेजर कर दिया। तो इट मीन्स वी आर डूइंग द डिविजनल, वी आर फॉलोइंग द डिविजनल स्ट्रक्चर हेयर। तो हम यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, राइट। हर एक डिवीजन में, हर एक डिपार्टमेंट में ये सारे फंक्शंस प्रॉपरली क्या किए जाते हैं? प्ले किए जाते हैं। होप सो कि आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है, लेजर लिमिटेड इज ए मल्टी प्रोडक्ट कंपनी इन मुंबई। कैसी कंपनी है? मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है। जो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी होती है वो जनरली कैसा स्ट्रक्चर फॉलो करती है? डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करती है। कैसा? डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मल्टी प्रोडक्ट कंपनी डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करती है। इट डील्स इन प्रोडक्ट्स लाइक स्टेशनरी, बुक्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स एटसेट्रा। द कंपनी हैज ए फंक्शनल स्ट्रक्चर विद सेपरेट हेड्स ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। वैसे तो बेसिकली हमें पता ही है मल्टी प्रोडक्ट्स में डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये कंपनी फॉलो किसको कर रही है? फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है विद सेपरेट हेड ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस टू फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन। Vijay Kumar, the general manager of the company, decided to group books, music instruments, stationery, etc. under
products and laptop and mobile phones under electro products. Identify the step in the organizing function of management being described above. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कर दिया, अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, अलग अलग प्रोडक्ट को उनकी अलग अलग पार्टिकुलर जो है ना डिपार्टमेंट्स में बांट दिया, जिसमें मोबाइल लैपटॉप्स वगैरह तो हमने एक कैटेगरी में डाल दिए इलेक्ट्रो प्रोडक्ट्स में, और बुक्स स्टेशनरी वगैरह हमने एक उसमें डाल दिए एज प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पर हम किसको फॉलो अप कर रहे हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, राइट। डिपार्टमेंटलाइजेशन हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर ये देखें तो चारों पॉइंट हमारी एक प्रकार से ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के स्टेप हैं। क्या है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के स्टेप हैं, जिसको हम शॉर्ट में याद कर लेते हैं विद द फॉर्मूला आइडिया, IDEA। स्पेलिंग तो IDEA होता है, लेकिन हम इसको आइडिया ही बोलेंगे। ये 4 स्टेप आपको याद रखने हैं, ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस सेपरेटली आपसे पूछी जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इन्वॉल्व्स इंक्लूड ए नंबर ऑफ एक्सपेंसेस ऑन बोर्ड रूम मीटिंग्स, डिस्कशंस with professional experts and preliminary investigations to find out the viability of the plan। ठीक है, the above line mention a limitation of planning function of management, identify the limitation। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के बारे में क्या कहा गया है, नंबर ऑफ एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ एक्सपेंसेस जो ना हम खर्च करते हैं, मतलब बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं बोर्ड रूम मीटिंग्स पर, डिस्कशंस पर, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स पर और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस पर। तो इट इज़ ए पार्टिकुलरली लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग। और प्लानिंग की लिमिटेशन में हम क्या कहते हैं कि ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, वेर ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट रहती है हमेशा जब भी हम कोई प्लानिंग का काम करते हैं, प्लानिंग वर्क परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ लिमिटेशन के बारे में बात करें तो कौन सी लिमिटेशन आ जाएगी, प्लानिंग इंक्लूड्स ह्यूज कॉस्ट, ठीक है, बड़ी मात्रा में पैसा इसमें क्या होता है, हमारा खर्च होता है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स द ह्यूज कॉस्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, माधव लिमिटेड इज ए कंपनी selling dairy products to various parts of the North India 2 months before Jack Krishna Limited, a Haryana-based company, entered Delhi market with a similar range of products. State the impact of entry of Haryana-based Jack Krishna Limited on the working capital requirements of the Madhav Limited। आपको बताना है कि जो हरियाणा बेस्ड कंपनी दिल्ली में एंटर हुई है विद द सेम प्रोडक्ट कैटेगरीज, उसका जो है दिल्ली ये माधव लिमिटेड कंपनी है, उसकी वर्किंग कैपिटल पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल के ऊपर इम्पैक्ट, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी इसके लिए भी, क्योंकि इसको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है वैसे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शंस में इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल, लेवल ऑफ कंपटीशन, स्केल ऑफ बिजनेस फैक्टर्स दिए हैं। तो इट मीन्स क्वेश्चन को थोड़ा सा हम रेक्टिफाई करेंगे। स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ एंट्री की बजाय हम ये करेंगे कि विच फैक्टर इज अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ माधव लिमिटेड ड्यू टू एंट्री ऑफ हरियाणा बेस्ड जय कृष्ण लिमिटेड। तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ कंपटीशन। कि लेवल ऑफ कंपटीशन के बढ़ने से बेसिकली क्या हो रहा है, उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, राइट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा फिर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस कंडीशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन 5 है आपके सामने, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ ए कंपनी केम टू नो अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एट चीपर रेट्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम ए वेंडर। ठीक है, क्या करता है, प्रोडक्शन मैनेजर को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, केम टू नो यानी उसको जो ना पता लगा है क्या कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट चीपर रेट्स फॉर ए शॉर्टर पीरियड फॉर टाइम फ्रॉम ए वेंडर। फॉर दिस ही रोट ए लेटर to the managing director of the company for getting sanction, but because of the procedural delays in getting this sanction, the procuring funds from the finance manager and the order could not be placed। ठीक है भाई, प्रोसीजरल डिले यानी कि लंबा प्रोसेस था उस ऑर्डर को सैंक्शन कराने के लिए, और जो कि नहीं हो पाया, फाइनेंस मैनेजर से फंड की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई ताकि हम ऑर्डर को क्या कर सकें, ग्रैब कर सके। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, BARRIER बैरियर दैट लीड टू प्रोसीजरल डिले
and because of which the company could not get the advantage of procuring raw materials at cheaper rates। तो ये हमारे पास बेसिकली हमें पता है चार प्रकार के बैरियर्स होते हैं जिनको हम शॉर्ट में याद करते हैं। तो क्या, POPS, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, साइकोलॉजिकल एंड सिमेंटिक बैरियर। तो यहाँ पर क्योंकि प्रोसीजरल डिले था, प्रोसीजरल डिले जनरली एक हायरकी लेवल में होता है। किस में होता है? हायरकी लेवल में होता है, जहाँ पर लेवल ऑफ जो मैनेजमेंट है वो फाइंड आउट किए जाते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं हम लोग बेसिकली, किसके क्या बोलते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे में हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट है जिसमें हम लोग एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के नाम से मतलब बैरियर जो है किसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? मीहुल्स फादर इज ए रिनाउंड इलेक्ट्रीशियन, he worked for many companies, therefore Mehul started getting training under his father। उसने अपने पिताजी के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। His father started passing on the tricks of the trade to Mehul, and with the passage of time Mehul acquired a high level skills and become a well known electrician at Banaras and got a placement in a big company। Name the method training डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। देखिए, जब भी हम किसी मास्टर के अंडर ट्रेनिंग करते हैं ना, किसी एक्सपर्ट्स के अंडर ट्रेनिंग करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज टू बी नोन एज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसे हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट जो है ना आंसर हो जाएगा। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है? इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है? जिसमें जो स्कूल या कॉलेजेस के जो बच्चे होते हैं जिनको पार्टिकुलरली पार्टिकुलर कोई प्रोफेशनल जो कोर्स करते हैं, लाइक MBA करते हैं, तो उनको किसी कंपनी में जो ना इंटर्नशिप करनी होती है, जिसके बदले उनको स्टाइफंड की अमाउंट मिलती है, तो उसे इंटर्नशिप ट्रेनिंग बोलते हैं। वेस्टिबल ट्रेनिंग जो है ना एक डमी ट्रेनिंग होती है, जिसमें एक डमी इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, डमी इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और उस इन्वायरमेंट में उनको जो जिस प्रकार के मशीन्स पर, जिस प्रकार के टूल्स पर काम करना होता है, उस प्रकार के टूल्स पर वो काम करते हैं। गुड मॉर्निंग विक्रम बाबा, कैसे हैं आप? और इंडक्शन ट्रेनिंग में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देते हैं उनको, जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस, उनके बारे में बताते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, द अर्निंग्स ऑफ गुमर लिमिटेड हैव बीन हाईली फ्लक्चुएटिंग इन पास्ट 3 years, कॉन्सिक्वेंटली द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड ए लो डिविडेंड in the present year, identify the factor related to dividend decision being described above। तो डिविडेंड डिसीजन से संबंधित कौन सा फैक्टर है जो डिविडेंड डिसीजन को यहाँ अफेक्ट कर रहा है, तो उसके बारे में बताना है। तो देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा है अर्निंग्स ऑफ गुमर लिमिटेड हैज हाईली फ्लक्चुएटिंग, यानी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स नहीं है। क्या नहीं है? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स आर नॉट देयर। इज इट क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है ये देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन when Jay went to his ancestral village with his parents, he noticed that although the villagers were literate but did not find anything wrong with many malpractices, like most of the fruit and vegetable vendors were not using weights but stones instead of the weigh and sell them merchandise. The food products which were made locally did not have the FPO mark. Villagers sought to create awareness. Villagers sought to create awareness among villagers about their rights. Jay decided to distribute handouts. जय ने हैंडआउट डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसीजन लिया। तो स्टेट द राइट विच जे हैज एक्सरसाइज बाय डूइंग सो। तो देखिए ये क्या कहती है केस स्टडी कि गांव के अंदर ना जैसे ही जय ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, वो अपने जो पूर्वजों के गांव है वहाँ गया और वहाँ पर उसने नोटिस किया कि लोग जो है ना पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनको जो उनके साथ माल प्रैक्टिस हो रही है उनके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। जैसे कि फ्रूट है, वेजिटेबल, हम देखते हैं ना अपनी गली मोहल्ले में बहुत सारे जो है ना
सब्जी बेचने वाले आते हैं। अब तो क्या है कि उनके पास एक वेइंग टूल है, वेइंग मशीन है, लेकिन पहले क्या होता था कि वो पत्थर का यूज़ करते थे। तो पत्थर का जो यूज़ करते थे उससे क्या है, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हो पाती थी, और ना ही लोकली जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनके ऊपर आपके मार्क होता है। तो विलेजर्स को इनकी नॉलेज नहीं थी, और इस चीज़ से उनको अवेयर कराने के लिए जय ने क्या किया, हैंड आउट को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की। मतलब है जय उनको एक प्रकार से कंज्यूमर एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता है, कंज्यूमर एजुकेशन क्या करना चाहता है, प्रोवाइड करना चाहता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ओनर्स आर consistent और constantly dealing with two big staffing issues: attracting top talent and retaining it. In order to push employees to do their best in every part of their job, organization need to be constantly rewarding them for the best their work. Identify the element of directing being performed above. तो देखिए यहाँ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग पूछा है, तो डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट है, टोटल 4, जिसको हम याद करते हैं MSLC से, जहाँ M का मतलब होता है मोटिवेशन। तो यहाँ हम बेसिकली इनको क्या दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं। जब उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं ना, तो रिवॉर्ड दे रहे हैं तो इसका मतलब उनको मोटिवेट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ मोटिवेशन जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इट इज सुटेबल फॉर फिलिंग casual वैकेंसीज when workload is high and when certain number of permanent workers are absent. Identify the related source of recruitment. देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दो बेसिक पॉइंट आप नोट करेंगे। जब भी परमानेंट वर्कर्स अब्सेंट होते हैं, ठीक है, परमानेंट वर्कर्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, और हम कॉजुअल वैकेंसीज निकालते हैं, कॉजुअल वैकेंसीज निकालते हैं, तो वहाँ पर बेसिकली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाती है। क्या की जाती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, मेन गेट पर, मेन फैक्ट्री गेट पर या कंपनी के गेट पर क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट कर देते हैं। फैक्ट्री गेट पर एडवर्टीजमेंट कर देते हैं फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, जो अनस्किल्ड लेबर होती है या स्किल्ड लेबर होती है उसकी अवेलेबिलिटी कराती है। अनस्किल्ड लेबर बेसिकली की जो रिक्वायरमेंट, जिस वक्त ज़रूरत होती है कंपनी को, फैक्ट्री को, उस वक्त उनको प्रोवाइड करती है। एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन का मतलब है जो है टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट करना। प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या करते हैं, एक एजेंसी फंक्शन प्ले करते हैं, जिसमें हमें जो ना एज पर द रिक्वायरमेंट वाइड एरिया मिल जाता है, और जो ना स्कोप मिल जाता है एम्प्लॉयज़ को हायर करने का, राइट। 11th क्वेश्चन है हमारा, कीपिंग इन व्यू द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, Sub Limited, he has decided to open 4 new outlets in Jaipur, Kanpur, Pune and Ahmedabad by the end of year. Identify the type of decision being described in the above lines. ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें किस प्रकार का डिसीजन जो लिया गया है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कीपिंग इन द व्यू ग्रोइंग डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट, Sub Limited है, he has decided to open 4 new decided to open 4 new outlets in Jaipur by the end of the year। ठीक है, तो उसने एक डिसीजन लिया है 4 नए आउटलेट्स खोलने का। तो किस प्रकार का डिसीजन होगा, देखिए नए आउटलेट्स अगर वो खोलना चाह रहा है तो एक प्रकार से ये लॉन्ग टर्म डिसीजन में कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग आउटलेट्स खोल रहे हैं, तो इसका मतलब वो लंबे समय के लिए खोल रहे हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिविडेंड डिसीजन में तो हम क्या करते हैं, डिसीजन में या तो रिटेंशन पॉलिसी फॉलो करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी फॉलो करते हैं। ध्यान रखिए रिटेंशन प्लस डिविडेंड दोनों का दोनों पॉलिसी को मिलाकर 100% के बराबर होता है। शॉर्ट टर्म डिसीजन और जो है ना वर्किंग कैपिटल डिसीजन के नाम से जाने जाते हैं, और फाइनेंसिंग डिसीजन बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस को बढ़ावा देता है, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस के बारे में बात करता है। इज इट क्लियर। तो ये बेसिकली हमारे जो है ना 4 प्रकार के या 3 प्रकार के डिसीजन होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को मिलाकर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से जानते हैं। चलिए 12th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है ये समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लक्स एन एक्सपीरियंस स्टॉक ब्रोकर, ठीक है, एडवाइज हिज क्लाइंट प्रेम टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ एंजल लिमिटेड एज द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड हाई डिविडेंड्स। ठीक है, उसके जो
लक्ष्य है वो एक्सपीरियंस स्टॉक ब्रोकर है, उसने अपने क्लाइंट प्रेम को कहा कि वो एंजल लिमिटेड में पैसा लगा दे क्योंकि कंपनी ने हाई लेवल का डिविडेंड क्या है डिक्लेयर किया है। सिंस एन इंक्रीज इन द डिविडेंड इज परसीव्ड एज गुड न्यूज एंड स्टॉक प्राइसेस रिएक्ट पॉजिटिवली। देखिए जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई तो उससे स्टॉक मार्केट ने क्या किया, पॉजिटिवली रिएक्ट किया। एंड आइडेंटिफाई द रिलेटेड फैक्टर ऑफ डिविडेंड डिसीजन बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइंस। तो ध्यान रखिए जब भी हम ऐसी बात करते हैं तो इसमें जो स्टॉक मार्केट क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है ना, तो क्या वो टैक्स रेट से संबंधित है ना, क्या वो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस से संबंधित है ना, क्या वो एक्सेस टू कैपिटल मार्केट है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक मार्केट रिएक्शंस जो है यहाँ पर बेसिक फैक्टर रहेगा जो हमारे डिविडेंड डिसीजन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, राइट। तो ऑप्शन सी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एबल परचेजेस 91 डेज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद अ फेस वैल्यू ऑफ 4 लाख और 3,80,000, 4 लाख के फेस वैल्यू के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 91 दिन के लिए 3,80,000 में हमने परचेज किए। एंड ऑन मैच्योरिटी डेट ही रिसीव्स 4 लाख, और मैच्योरिटी डेट पर उसको कितने मिले, 4 लाख रुपए मिले। द मिनिमम वैल्यू ऑफ परचेज दीज टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज 25,000 एंड इन द मल्टीपल देयर ऑफ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड अबव। आपको बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किया गया है। तो देखिए इसको हम लोग जो ना डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स के नाम से भी जानते हैं, राइट, ट्रेजरी बिल्स के नाम से भी जानते हैं, जिनको आरबीआई के द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इशू किया जाता है, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। तो ये बेसिकली ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, इनके बारे में आपको ये लिखना है, इनके बारे में ये लिखना है कि ये किस मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, किस मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के तौर पे जाने जाते हैं, राइट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मार्केट, उस मार्केट का नाम लिखना है बेसिकली आपने। हमारे यहाँ दो प्रकार की मार्केट होती है ना, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो ये मनी मार्केट के पार्ट है, मनी मार्केट के पार्ट है या कैपिटल मार्केट के पार्ट है, इसके बारे में आपको यहाँ बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, वन ऑफ द कॉमन इरेगुलरिटीज noted by the Securities and Exchange Board of India during the inspection of stock exchange was that it was dealing with unregistered sub brokers। तो irregularities नोट की हैं कुछ सेबी ने और देखा कि अनरजिस्टर्ड सब ब्रोकर्स हैं। तो जहाँ पर इस तरीके की बातें आती हैं, इरेगुलरिटीज, अनरजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर, जनरली वहाँ पर सेबी क्या करता है, रेगुलेटरी फंक्शन प्ले करता है। और यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को मार्क करना चाहूँगा एज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर, क्योंकि इसके बिहाफ पर आपसे सेपरेटली एक फंक्शन पूछा जा सकता है कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो ना डिफरेंट फंक्शंस को एक्सप्लेन करिए, ठीक है। 3 फंक्शंस होते हैं, रेगुलेटरी फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड डेवलपमेंट फंक्शन। इन तीनों के बारे में आपसे डिटेल में वो पूछ सकता है या सेपरेटली किसी एक फंक्शन के बारे में भी आपसे वो पूछ सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली रिवाइज करें, समझें और इस क्वेश्चन को लर्न करें, ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप इसको गलत ना करें। और 100% श्योरिटी के साथ ये बात है कि ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना ही आना है, चाहे वो 1 नंबर के माध्यम से आए, चाहे वो 6 नंबर के माध्यम से आए, चाहे वो 4 नंबर के माध्यम से आए, आएगा जरूर इसमें से एक क्वेश्चन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन 15 है, व्हेन इज ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप इशूड टू द इन्वेस्टर। देखिए ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप कब की जाती है, जब एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर हो जाता है, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर होता है। जब ऑर्डर हम प्लेस करते हैं तो हम ऑर्डर कन्फर्मेशन स्लिप देते हैं एक प्रकार से, राइट। ये ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर पर दी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, स्टेटमेंट दी है 2, आपको बताना है इनमें से ट्रू और फॉल्स, राइट। द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट serves as an intermediary between the investor and the depository। के दोनों के मध्य जो है किसका काम करता है, एक इंटरमीडियरी का काम करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है एक प्रकार से। डिपॉजिटरी इज लाइक ए कस्टोडियन बैंक एंड कीप सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स। अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए अगर हम बात करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की, तो वो इंटरमीडियरी का काम करता है, ठीक है,
दोनों के बीच में। और अगर हम बात करें कि डिपॉजिटरी कस्टोडियन बैंक होता है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है, तो डेफिनेटली डीमैट अकाउंट हम इसके थ्रू ओपन करवाते हैं, तो हमारे जो शेयर सर्टिफिकेट होते हैं उनको ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास रखता है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखिए, महक डिसाइडेड टू स्टार्ट ए टिफिन सर्विस अंडर द ब्रांड नेम अन्नपूर्णा to increases her family income. To begin with, she started supplying tiffin only in the neighborhood. ठीक है, स्टार्टिंग में उसने पड़ोस में ही टिफिन सर्विसेज प्रोवाइड की। For informing the people about her services, she designed a beautiful informative pamphlet and got it printed and started distributing it through the daily newspapers. Through the daily newspapers, okay. उसने अपने इस प्रकार के बिजनेस को जो ये कर रही है उसमें उसने क्या किया है, प्रिंटेड पैम्पलेट्स यूज किए हैं और उनको डेली न्यूज़पेपर के थ्रू क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। सी हैज डिसाइडेड टू सिलेक्ट द साइज एंड शेप ऑफ द पैकेज विच विल be convenient to open, handle and use for the consumers, right? Identify the promotional tool used by the Mahek to communicate to the customers. महक जो टूल यूज कर रही है कम्युनिकेशन का कस्टमर्स के साथ अपने बिजनेस की बात को शेयर करने के लिए, उस टूल का, प्रमोशनल टूल का नाम आपने बताना है अबाउट द टिफिन सर्विसेज। तो अगर हम बात करें तो वो एक प्रकार से क्या कर रही है, एडवर्टाइजमेंट कर रही है। किसके थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू। किसके थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर रही है। तो जब पैम्पलेट्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट हो रही है तो आप इसको क्या बोलेंगे, पैम्पलेट्स एडवर्टीजमेंट। पर्सनल सेलिंग में तो खुद जाती, पब्लिक रिलेशन में लोग उसके बिजनेस की तारीफ करते, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी हम लोग कर ही रहे हैं, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी हम लोग कर ही रहे हैं किसके थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन, मार्केटिंग इज नॉट मेरली ए बिजनेस फिनोमिना। कह रहा मार्केटिंग केवल एक बिजनेस फिनोमिना नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें, क्या केवल ये मार्केटिंग एक बिजनेस फिनोमिना है, नहीं, ये इट इज एन वाइडर टर्म, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि नहीं में आंसर दिया ना इसने, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। फिर रीजन के बारे में अगर बात करें तो मार्केटिंग एक्टिविटीज आर रेलिवेंट टू प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ओनली। ये देखिए ओनली एक नेगेटिव वर्ड होता है, ध्यान रखिएगा। कह रहा मार्केटिंग एक्टिविटीज आर रेलिवेंट टू प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ना सोशल वेलफेयर के लिए भी ये काम करती हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट जो है आर वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। यू कैन से दैट स्टेटमेंट ए इट मीन असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखिए, असर्शन ए, असर्शन ए चाय लेंगे आप लोग, चलिए कोई बात नहीं मैं पी लेता हूं। असर्शन ए, द सोसाइटल मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। कहता है कि जो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट होता है वो कैसा कंसेप्ट है, मार्केटिंग कंसेप्ट है, एक्सटेंशन, सॉरी एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट है। डेफिनेटली ये एक्सटेंशन है, तो ये स्टेटमेंट क्या सी हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी। और रीजन क्या कहता है, इट इज नॉट ओनली सीक्स टू फाइंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर एंड fulfill them but also pays attention to the social, ethical and ecological aspect of marketing। तो इसका मतलब है कि ये टोटली जो है भाई मार्केटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ना केवल कंज्यूमर की नीड्स को पूरा करते हैं बल्कि सोसाइटी के वेलफेयर पर भी ध्यान देते हैं ना। तो ये स्टेटमेंट भी कैसी स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट होने के साथ साथ ऊपर वाली बात को भी जस्टिफाई कर रही है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट और राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मैच द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके इनको मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए, नेम गिवन टू ऑल प्रोडक्ट्स हैविंग आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम एक प्रोडक्ट को ऐसा नाम देते हैं जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कॉमन होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं बेसिकली, दैट इज टू बी नोन एज जर्नीक नेम। क्या कहलाता है वो, जर्नीक नेम। जर्नीक नेम क्या होता है,
जैसे मान लीजिए ओरिएंट का पंखा है, तो ओरिएंट क्या है, उसका ब्रांड नेम है, और पंखा हमने उसको क्या दे दिया, एक जर्निक नेम दे दिया, राइट। तो पहले का सी ऑप्शन सर्च कर लीजिए कहाँ कहाँ है। बी में देखिए सी नहीं है, तो ये तो गया। फर्स्ट डी वाले में पहले का डी है, तो ये भी गया। और ए और सी, पहले का क्या ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, तो आइए सेकंड के को डी से मैच करते हैं, ये भी कॉमन है इनके अंदर। थर्ड में ए कॉमन है, फोर्थ में बी कॉमन है, तो डेफिनेटली ऑप्शन इन दोनों में से एक ही है। आप ऑप्शन ए को टिक करें या ऑप्शन सी को टिक करें, तो दोनों ही आंसर इसके रहेंगे। यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन देने में गड़बड़ हो गई, चलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर जो सेकंड का क्या है, बी है, हम यहाँ सेकंड का बी लिख देते हैं, और यहाँ पर फोर्थ का डी लिख देते हैं। फोर्थ का क्या लिख देते हैं, डी लिख देते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द आंसर। तो फर्स्ट का सी तो कॉमन था, अब सेकंड का बी और सेकंड का डी चेक कर लेते हैं। द वर्बल कंपोनेंट ऑफ ए ब्रांड, जब हम वर्बल कंपोनेंट ऑफ ए ब्रांड की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं ब्रांड नेम। क्या बोलते हैं, ब्रांड नेम, जिसको स्पोकन किया जा सकता, बोला जा सकता है। तो सेकंड का डी, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है क्रुत आलम। क्रुत आलम, क्या नाम है, क्रुत आलम। क्रुत आलम वर्कड एज असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर in a glass making company. He recently resigned from his job. This is because he felt that his new boss has prejudiced views towards, sorry इसको आप देख लीजिए क्या प्रोनाउंस करते हैं, मेरी जुबान पर नहीं आ पा रहा है, prejudice views towards South Indians and would never take his suggestions। यानी कि जो क्रुत आलम है उसने क्या किया है, बेसिकली अपनी जॉब से रिजाइन दिया है। किस बात के लिए, कि उसको ये फीलिंग आती है कि उसका नया बॉस जो ना उनके व्यूज़ को नहीं समझता है, उनके व्यूज़ को के ऊपर ध्यान नहीं देता है, यानी कि उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता, और साथ ही साथ ना ही उनसे किसी प्रकार का कोई सजेशन अवेल करता है, ना ही किसी प्रकार का कोई सजेशन उनसे लेता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सजेशन ना लेने का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक प्रकार से, यानी कि किसी प्रकार से उनके ऊपर कोई उसको ट्रस्ट नहीं है, या आप कहें कि डिस्ट्रस्ट शो करता है, डिसट्रस्ट शो करता है, ठीक है। और पहली वाली बात में देखें कि उनके व्यूज को नहीं इंक्लूड किया जाता, तो इसका मतलब वहां पर लैक ऑफ क्या है, लैक ऑफ अटेंटिवनेस है, लैक ऑफ अटेंटिवनेस है। आइडेंटिफाई द बैरियर टू कम्युनिकेट बीइंग डिस्क्राइब्ड अबव। तो जो कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ कौन से कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में बात हुई है, साइकोलॉजिकल बैरियर, क्योंकि वो फीलिंग करता ना, फीलिंग हमारे किससे संबंधित होती है, इमोशन से रिलेटेड होती है। किससे संबंधित होती है, इमोशन से रिलेटेड होती है। इमोशन हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर के पार्ट में कंसिडर किया जाता है। फिर लिखा है डिस्क्राइब ब्रीफली एनी टू अदर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन विच फॉल इन द सेम कैटेगरी ऑफ टाइप ऑफ द बैरियर। तो ये जो दो हमने ऊपर बैरियर निकाले ना, उन बैरियर्स में के अलावा कोई और दो बैरियर्स आपको क्या करने हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। तो कोई भी दो बैरियर आप यहाँ एक्सप्लेन कर दीजिए जो आपको ठीक लगे, ठीक है। जिनमें लैक ऑफ अटेंशन, डिस्ट्रस्ट, क्योंकि ऊपर केवल हमसे कंसेप्ट पूछा गया था तो इन दोनों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अदर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन पूछा है तो इनके अलावा कोई भी दो बैरियर आप बताएंगे, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि मिसट्रस्ट है ना, लैक ऑफ अटेंशन है, जो मैसेजेस हैं उनको हम रिटेंड नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, ठीक है। ये पर्सनल बैरियर्स के तौर पे भी काउंट किया जा सकता है। तो आप कोई भी दो बैरियर्स इनके अलावा यहाँ क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है स्टेट एनी टू फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, स्टेट एनी टू फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अदर देन पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस के अलावा आपको कोई दो जो ना क्या बताने हैं, इंसेंटिव्स बताने हैं जो एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो अगर अदर देन पे एंड अलाउंसेस के अलावा हम बात करें तो कौन कौन से बैरियर्स, कौन कौन से जो इंसेंटिव्स होते हैं जो एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं बेसिकली। तो हम उन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज को करना चाहें तो फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या क्या शामिल कर सकते हैं, जैसे हम शामिल कर सकते हैं को पार्टनरशिप, ठीक है, को पार्टनरशिप दे सकते हैं। नंबर 2 हम प्रॉफिट शेयरिंग में उनको हिस्सा दे सकते हैं,
प्रॉफिट शेयरिंग में क्या कर सकते हैं, हिस्सा दे सकते हैं। नंबर 3 अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयज़ को बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो स्टॉक ऑप्शन स्कीम होती है, स्टॉक ऑप्शन स्कीम, उसके तहत शेयर्स कम वैल्यू पर प्रोवाइड कर सकते हैं, या प्री क्वेस्टीज जो होती हैं, यानी सुख सुविधाएं जो होती हैं, कार का यूज़ करना, मोबाइल का यूज़ करना, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, मेडिकल क्लेम रिवर्स करना, ये सब शामिल करते हैं। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल इंसेंटिव उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो था, जिसमें हमने बात की थी साइकोलॉजिकल बैरियर्स की, तो उसमें ये 2 पॉइंट तो थे ही थे। अदर देन इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लिख लीजिए एक प्रकार से लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, जिसके बारे में बात कर रहा था ना कि पर्सनल बैरियर है, तो ये भी साइकोलॉजिकल बैरियर का ही पार्ट माना जाता है। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, जो मैसेज हमने भेजा है उसका लॉस, और पुअर रिटेंशन भी हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर में ही काउंट किया जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये पर्सनल बैरियर ना होकर कौन सा बैरियर है हमारा, बेसिकली साइकोलॉजिकल बैरियर का ही पार्ट माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है डिस्क्राइब ब्रीफली एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन एंड जॉब सिक्योरिटीज एज ए टाइप ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो आपको इन दोनों के बारे में क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देनी है। ऑप्शन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, जॉब सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन, तो इसके बारे में आप इजीली क्या कर पाएंगे, एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे। आपको ये बुक से रीड करना है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 को एज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इधर फाइनेंशियल इंसेंटिव या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पर एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 से 4 नंबर का पूछा जा सकता है, या इसके ऊपर कोई केस स्टडी भी आ सकती है। बेसिकली ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, केस स्टडी भी आ सकती है, इसको आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन है मैं उनके ऊपर ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश बिटवीन द डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्शन, स्टेटस एंड पर्पस। तो इन 3 बेसिस के आधार पर आपको इनके बीच में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, मैं इनका मीनिंग क्लियर कर देता हूँ, बाकी आप डिफरेंसेस बुक से रीड आउट करेंगे और वहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे। डेलीगेशन होता है इमीडिएट सबऑर्डिनेट को पावर का ट्रांसफर, राइट, पावर ट्रांसफर करना, उसको बोलते हैं डेलीगेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन होता है सबऑर्डिनेट्स की इंपॉर्टेंस को बढ़ाना और उनको पावर्स देना फॉर डूइंग द फ्रीली जॉब। यानी यहाँ फ्रीडम क्या होती है, ज़्यादा होती है, यहाँ फ्रीडम क्या होती है, ज़्यादा होती है, और यहाँ फ्रीडम क्या होती है, कम होती है। यहाँ फ्रीडम कैसी होती है, कम होती है, राइट। तो फ्रीडम ऑफ एक्शन तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब स्टेटस के बारे में यदि बात करें तो स्टेटस का बेसिक पर्पज होता है, यहाँ पर रिलेशनशिप बनता है एक प्रकार से सीनियर सबऑर्डिनेट का। और जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि लोअर लेवल मैनेजमेंट को क्या करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को बढ़ावा देता है, उनके इम्पोर्टेंस को इंक्रीज करता है। ठीक है, पर्पज के बारे में यदि बात करें तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या करता है, बेसिकली मैनेजर्स को रूटीन वर्क करने के लिए पावर्स देता है ताकि उसका अपना सेल्फ का बर्डन क्या हो जाए, कम हो जाए। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन उनको सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है, एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है ताकि उनके अंदर मैनेजरल स्किल्स क्या कर सकें, डेवलप्ड कर सकें। तो बाकी आप ये डिफरेंसेस बुक से रीड आउट करेंगे और फिर इसके बाद इसका आंसर आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन द फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉस्ट। तो फॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉस्ट के बारे में यदि बात करें तो फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो फंक्शन बेस्ड है और जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो प्रोडक्ट बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, वो प्रोडक्ट बेस्ड है, और ये किसके ऊपर बेस्ड है, फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है। एक बात, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पर जो ना फंक्शनल स्ट्रक्चर में इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफिकल्ट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इन फंक्शनल में, और इजी हो जाता है इन डिविजनल, क्योंकि यहाँ सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं। कॉस्ट की बात करें तो फंक्शनल स्ट्रक्चर कैसा है, इकोनॉमिकल है, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर कैसा है, कॉस्टली सिस्टम, क्योंकि इसमें हर एक डिपार्टमेंट में
स्पेशलाइज्ड अपॉइंट होते हैं। तो ये आप डिफरेंसेस आप बुक से देखकर नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, देखिए, ड्यूरिंग अ मीटिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट शुड बी यूज्ड for modernization of existing plant of the company were being discussed. Mr. Anuj Munjal, the finance manager, quoted that Sensex has showed by 6012 पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना इस लाइन की वजह से ट्विस्ट कर गया। यहाँ शोर्ड वर्ड जो है ना, शोर्ड वर्ड वो किसको डिनोट करता है, बेसिकली हाई रेजिंग को, ठीक है, हाई रेजिंग को, यानी कि मार्केट 6012 पॉइंट से रेज अप हुई है इन लास्ट 3 इयर्स एंड ऑल्सो हाईलाइटेड दैट फैक्ट द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द कंपनी एट प्रेजेंट इज हाई। और ये भी बता रहा है कि प्रेजेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसी है, हाई है किसी कंपनी की। तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है अकॉर्डिंग टू यू विच एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस शुड बी यूज टू रेज द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल किया था और वहां पर पूछा गया था, यानी कल का मतलब है सैंपल पेपर नंबर 6 में किया था, और वहां हमसे ये पूछा गया था कि बेसिकली बताइए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसको किस प्रकार का सोर्स ऑफ फंड यूज नहीं करना चाहिए। और मैंने वहां पर आप लोगों से डिस्कस किया था कि डेट फंड को हम यूज नहीं करेंगे ड्यू टू ऑफ विच कि भाई मार्केट की कंडीशंस बहुत अच्छी हैं और साथ ही साथ ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो वहाँ डेट्स का हम यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। तो उसके अपोजिट ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया और मैंने आपको कल बताया था कि आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन उसी तरीके का है। तो यहाँ पर जो सोर्स ऑफ फंड मैं यूज करने की सलाह दूंगा दैट विल बी द इक्विटी फंड। हम किसको यूज करने की सलाह देंगे, इक्विटी फंड को यूज करने की सलाह देंगे। क्यों? क्योंकि इक्विटी फंड के ऊपर हमें किसी प्रकार की कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस पेड नहीं करनी होती। लाइक हम बात करें कि भाई जैसे डिबेंचर पर या डेट्स पर में इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है ना, तो इक्विटी पर हम केवल तभी पेमेंट करते हैं जब हमारे पास अप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स हों देने के लिए, राइट। तो सेंसेक्स भी क्योंकि हाई स्कोरिंग है, बाकी काफ़ी उछाल पर है, तो डेफिनेटली हम इक्विटी को आसानी से क्या कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं मार्केट से। तो इक्विटी फंड को यहाँ फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हाई है, तो उस कंडीशन में यदि डेट यूज किया गया तो हमारी और कॉस्ट बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा, जो कि एक फिजिबल कंडीशन नहीं होगी। तो यहाँ पर हम किस चीज़ का सजेशन देंगे, इक्विटी फंड को यूज करने का सजेशन देंगे। क्वेश्चन बी क्या कहता है, ऑल्सो एक्सप्लेन द 2 फैक्टर्स हाईलाइटेड अबव विच शुड बी केप्ट इन माइंड। तो अबव जो हाईलाइटेड हुए हैं तो यही 2 फैक्टर हुए हैं। एक तो क्या, मार्केट कंडीशन, गुड मार्केट कंडीशन, और दूसरा क्या है, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। इनके बारे में डिस्कशन हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं डाइल्यूशन इन द कंट्रोलिंग ऑफ द बिजनेस, और एज वेल एज हम ये देख सकते हैं कि रिस्क फैक्टर, इनको भी हम यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं कि भाई हमें कौन सा फंड बेसिकली यूज करना चाहिए, राइट। तो आपको होप सो ये क्वेश्चन क्लियर है। और ये क्वेश्चन देखिए बार बार आ रहा है सैम्पल पेपर्स में, तो इसका मतलब एग्जाम में भी आने के लिए तैयार बैठा है। आपको इसके ऊपर मैं मार्क कर देता हूँ, मार्क कर लेना चाहिए आपको इस क्वेश्चन के ऊपर। बेसिकली लीजिए मैं मार्क कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इन द सेंस ऑफ नॉट यूटिलाइजिंग द फंड और इन द सेंस ऑफ यूटिलाइजिंग द फंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, हिमा इज heading a food product company in नैनीताल। हेडिंग मतलब लीडिंग कह सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, लीडिंग भी कह सकते हैं, हेडिंग कर रही है। शी बिलीव्स इन सिस्टमैटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू द लोवेस्ट लेवल एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट द सेंट्रल पॉइंट्स। यानी मैक्सिमम अथॉरिटीज को क्या करना चाह रही है, डिस्पर्स करना चाह रही है। उसका सब बिलीव है, सिस्टमैटिक डिस्पर्सल है लोवेस्ट लेवल को, लोवेस्ट लेवल मतलब सबऑर्डिनेट लेवल तक। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजिंग बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव केस। ऑर्गेनाइजिंग के उस कंसेप्ट के बारे में बताइए जो यहाँ डिस्कस किया गया है, और एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स हाईलाइटेड इन इट्स इम्पोर्टेंस। देखिए अगर हम बात करें लोअर लेवल तक अगर पावर्स को हम करना चाह रहे हैं, डिस्पर्सल करना चाह रहे हैं, और वो हिमा का ऐसा विश्वास है कि वो ऐसा कर सकती है, ऐसा करना उसके लिए सही होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे।
जिसमें हम लोअर लेवल तक चले जाते हैं, अप टू लो लेवल सबऑर्डिनेट तक पावर्स को क्या करते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं, बांट देते हैं, राइट। और इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताने हैं, तो ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बड़े इजी हो जाते हैं जब भी हम लो लेवल तक यानी सबऑर्डिनेट को ऑटोनॉमी देते हैं, तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है और वो क्विक डिसीजन लेने के लिए सक्षम होते हैं। साथ ही साथ उनके अंदर ना एक फीलिंग भी आती है, वो अपने आप को प्रमोटेड महसूस करते हैं, अपने आप को स्पेशल महसूस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ जाता है। तो ये दो बेसिक इंपॉर्टेंस आप यहाँ क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको क्या एक्सप्लेन करना है, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को यहाँ एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, आप लोगों के लिए है क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बुक से याद करना है और लिखना है। समझाने की बात इतनी सी है, जब भी कंट्रोलिंग फंक्शन किया जाता है तो हमारे को जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने में हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है। साथ ही साथ हम स्टैंडर्ड्स को फिक्स कर पाते हैं आसानी से, और जो रिसोर्सेज होते हैं उनका एफिशिएंट यूज कर पाते हैं, वेस्टेज कम से कम होती है और एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल से सेल्फ ही लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं, दैट इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, केतन्स ग्रैंड मदर मेड वेरी गुड बूंदी लड्डू, ठीक है, बूंदी लड्डू, ठीक है। सो ही डिसाइडेड टू स्टार्ट द बिजनेस ऑफ प्रिपरेशन एंड सप्लाइंग स्वीट्स थ्रू होम डिलीवरी एट ए प्रोडक्शन कम शोरूम, देसी स्वीट्स, राइट, एट मेरठ। अंडर द गाइडेंस he made a plan forecasting the sales of different types of sweets in various localities in Meerut for each month of every year to earn a profit of 25% on capital employed. He sets a sale target, क्या किया उसने, सेट किया है एक सेल्स टारगेट ऑफ ₹15 लाख इन द करंट ईयर with 8% increase in every year. He identified a few reputed suppliers from whom he could make purchases of ingredients. Describe briefly the remaining step that Ketan needs to perform in order to complete the process. तो सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन यही है कि यहाँ प्रोसेस कौन सी फॉलो हुई है। देखिए अगर प्रोसेस के बारे में बात करें तो सारे के सारी बातें, जैसे कि एक हम बात करते हैं कि उसने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि प्रॉफिट में 25% इंक्रीजमेंट करेगा, सेल्स को 8% तक बढ़ाएगा, है ना, वो प्लानिंग कर रहा है सेल्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट्स करने की इन द मेरठ लोकेलिटी। तो यहाँ पर बेसिकली कौन सी प्रोसेस के बारे में बात हो रही है, प्लानिंग प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, प्लानिंग प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। और उसने सबसे आखिरी में कहा है कि उसने क्या किया है, ही आइडेंटिफाइड ए रेपुटेटेड सप्लायर्स फ्रॉम होम ही कुड मेक द परचेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो इसके बाद के अगर हम स्टेप के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम करेंगे उनका इवेल्युएशन, उनमें से सिलेक्शन बेस्ट वन, और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर फॉलो अप एक्शन लेंगे। तो 4 स्टेप आप यहाँ बेसिकली और एक्सप्लेन कर देंगे। कौन कौन से स्टेप हैं, इवेल्युएशन ऑफ द सप्लायर्स या अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, और उनमें से बेस्ट का सिलेक्शन, उसको फिर इम्प्लीमेंट करना और फिर फॉलो अप एक्शन लेना, राइट। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। अगेन इट इज ए डायरेक्ट क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। एनी 4 फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आपको बताने हैं, तो हमारी बुक में 4 ही फंक्शन दिए गए हैं, तो उन चारों फंक्शन को आप अच्छे से याद कर लें। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टेट 4 डेवलपमेंटल फंक्शन ऑफ सेबी। तो डेवलपमेंटल फंक्शन ऑफ सेबी जो आपको यहाँ एक्सप्लेन करने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि सेबी के टोटल कितने फंक्शन होते हैं, 3 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से, जो है रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो उनमें से देखिए डेवलपमेंटल फंक्शन आपसे 4 नंबर के क्रम में पूछ लिया गया है। आपसे रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव फंक्शन भी पूछ सकते हैं, तो इनको भी आप इम्पोर्टेंट के तौर पे मार्क करिए और इस डायरेक्ट क्वेश्चन को बुक से अच्छे तरीके से याद करिए और फिर अपनी नोटबुक में इसका एक नोट बनाइए ताकि बार बार आपको इस क्वेश्चन को देखने की जरूरत ना पड़े। और मैं बता दूं कि ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं, हर हालत में आने वाले हैं। जिन जिन के ऊपर मैं मार्क करता जाऊं ना बेटा, उनको आप प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए, उनको बार बार रिवाइज करिए, अपनी नोटबुक में उनके आंसर प्रॉपरली लिख लीजिए, डिटेल में लिख लीजिए,
कि हो सकता है ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर में भी आपसे पूछा जा सके और तीनों फंक्शन के बारे में वहां डिटेल से पूछ ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज भूमिका स्टार्टेड ए कंपनी फ्रेशो लिमिटेड to manufacture shampoos using herbs found in her village instead of chemicals that are hazardous to the health. The package of product was eco-friendly and had details like price, quantity, ingredients, direction for use, other relevant information. It also carries the contact details like address, phone numbers, and email ID of the Fresto Consumer Services and Grievance Cell. The shampoo became very popular and she started getting orders from the reputed traders. तो क्या है केस स्टडी? बेसिकली केस स्टडी के बारे में बात हो रही है कि भूमिका ना एक कंपनी स्टार्ट कर रही है फ्रेशो लिमिटेड, जिसमें वो क्या करेगी, शैम्पू का मैन्युफैक्चरिंग करेगी और किन से, बेसिकली जड़ी बूटियों हर्ब्स से जो गांव के आसपास पाए जाते हैं, बजाय केमिकल का यूज करने के, जिससे कि स्वास्थ्य को क्या होती है, हानि होती है। और पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट वाज इको फ्रेंडली, और जो पैकेज है वो भी कैसा इको फ्रेंडली है, जिसमें प्राइस, क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट, डायरेक्शन सब बताई गई है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। और ही ऑल्सो कैरीज द कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाइक एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस फॉर द ग्रीवेंस सेल और कंज्यूमर सर्विसेज के लिए उसने ये सारी चीजें भी अवेलेबल की है। तो शैम्पू बिकम वेरी पॉपुलर और उसका शैम्पू बड़ा पॉपुलर हो जाता है और बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स उसको रेपुटेड ट्रेडर से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें हमसे, पहला क्वेश्चन पूछा गया है आइडेंटिफाई द एंड एक्सप्लेन एनी टू राइट्स ऑफ कंज्यूमर डिस्कस्ड अबव। कोई भी दो राइट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो यहाँ पर अगर हम राइट्स के बारे में बात करें तो पहले उनको आइडेंटिफाइड करते हैं। देखिए जो पहली लाइन थी यहाँ हेल्थ, हजार्डस टू हेल्थ, इस बात से हमें ये पता लगता है कि हम वो जो है राइट टू सेफ्टी को एक्सरसाइज कर रही है, राइट टू सेफ्टी, यानी कंज्यूमर की सेफ्टी की तरफ उसका विशेष ध्यान है। ठीक है। नंबर 2 अगर हम बात करें तो देखिए प्राइस, लाइक, क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट्स, ये सब बातें जो है ना, यूज अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, इनके ऊपर उसका काफ़ी फोकस है। तो वो क्या करना चाह रही है यहाँ पर, राइट टू इन्फॉर्मेशन को एक्सरसाइज करना चाह रही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो कंज्यूमर को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देना चाहती है अपने प्रोडक्ट के बारे में। और अगर एक लास्ट वाले पॉइंट में देखें यहाँ पर फ्रेशो कंज्यूमर सर्विसेज एंड ग्रीवेंस सेल, तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि वो उनकी बात को सुनना भी चाहती है। अगर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है तो राइट टू बी हर्ड को भी उसने क्या किया यहाँ पर, एक्सरसाइज करने की कोशिश की है। तो इन तीनों राइट्स में से आप कोई भी दो राइट यहाँ एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि दो एनी टू पूछा था ना राइट्स, तो 3 है, तीनों में से आप किन्हीं 2 को एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टेट एनी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर वाइल परचेजिंग ए पैक ऑफ शैम्पू। देखिए सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि वो जब भी खरीदे तो इनवॉइस पर फोकस करे। ठीक है, हालांकि शैम्पू को खरीदने पे इनवॉइस ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन वो इनवॉइस पर फोकस करे और प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट पर भी फोकस करे, कहीं एक्सपायरी तो नहीं है। और तीसरा, प्रॉपर तरीके से लेबलिंग को रीड आउट करे और चेक करे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें शामिल हैं, ताकि उसके स्वास्थ्य को किसी प्रकार का कोई लॉस ना हो। तो बाकी जो भी आपको ठीक लगे, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ एक्सप्लेन करनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई इनडायरेक्ट वाली बात है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ एक्सप्लेन करनी है। भाई साहब मैं आपको यही कहना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको बुक से याद करने हैं। और कोऑर्डिनेशन पर तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुतों बार आता है। डू यू थिंक मैनेजमेंट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्योर साइंस। ये कह रहा है कि क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मैनेजमेंट प्योर साइंस है। तो इसको मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ऊपर वाला क्वेश्चन आप खुद से लिखेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक आप खुद से लिखेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर देता हूँ आपके साथ कि मैनेजमेंट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर साइंस, ये है या नहीं है। इसको देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या बताना है, यहाँ आपको बताना है कि भाई साइंस क्या होती है। ठीक है, फिर आपको बताना है मैनेजमेंट क्या होती है। फिर आपको क्या करना है, साइंस और मैनेजमेंट की फीचर को आपस में करना है कंपेयर। ठीक है, तो इससे ये पता लगेगा कि कुछ फीचर्स जो है साइंस की वो मैनेजमेंट में पाई जाती हैं, कुछ नहीं पाई जाती हैं, जिससे हम ये कंक्लूजन निकाल पाएंगे, यानी एट द एंड हम ये कंक्लूजन दे पाएंगे कि नो, मैनेजमेंट
इज नॉट ए प्योर साइंस। मैनेजमेंट क्या है? प्योर साइंस नहीं है। तो कैसी साइंस मानी गई है इसको? इसको माना गया है इनएग्जैक्ट साइंस। इनएग्जैक्ट साइंस या सोशल साइंस का दर्जा दिया गया है, राइट। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपने क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? व्हाट इज मीन्ड बाय न्यू इशू मार्केट? एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू सिक्योरिटीज इश्यूज इन दिस मार्केट। इश्यूज इन दिस मार्केट। तो जब न्यू इशू मार्केट क्या है? बेसिकली दैट इज योर प्राइमरी मार्केट। कौन सी मार्केट होती है? ये प्राइमरी मार्केट होती है। तो प्राइमरी मार्केट के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। और वेरियस मेथड ऑफ फ्लोटेशन, देखिए ये आप सर्कल करेंगे इस क्वेश्चन को ना, और एज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट के तौर पे इसको नोट करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 200% आएगा, ठीक है। लिख लीजिए, आपका जो 25 मार्च को एग्जाम होने वाला है 2023 में, ये क्वेश्चन 200% आने वाला है। वैसे तो मैं कहूँ कि अलका धवन मैम की बुक से जितने भी मैं सैम्पल पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन मिलाकर आपका 80 मार्क्स का 100% पेपर को कवर करेगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन सैम्पल पेपर में से देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर हमें थोड़ा बहुत लगा तो हम अदर राइटर्स के सैम्पल पेपर्स को भी बेसिकली क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं 3 सैम्पल पेपर जो कि मैं सेल्फ ड्राफ्ट करूंगा, उन क्वेश्चन पेपर को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। 3 सैम्पल पेपर मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होंगे, जो सेल्फ ड्राफ्टेड होंगे, जो मेरे द्वारा बनाए गए होंगे, मैंने ही उनको ड्राफ्ट किया होगा। मैंने मतलब वीवीएन एकेडमी, मैंने मतलब वीवीएन एकेडमी, राइट। और उन क्वेश्चनों में मैं वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा जो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से। और मैक्सिमम आप देखिए इन 3 पेपर में से आपको जो है ना 80% क्वेश्चंस आपको जो है ना उनमें से अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि 20% की मैं गारंटी नहीं लूंगा। 20% क्वेश्चन पेपर हो सकता है कहीं से भी आ जाए, लेकिन 80% क्वेश्चन पेपर आपको उन 3 पेपर में से बेसिकली मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, तो होप सो आप इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। फ्लोटेशन मेथड में हम बात करें तो EIPOs, राइट। क्या है आपका? EIPO है, राइट इशू है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू है, ऑफर थ्रू सेल्स है, राइट आप कह सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट है। इनके थ्रू हम क्या करते हैं? शेयर्स को न्यू मार्केट में क्या करते हैं? इशू करते हैं। ये फ्लोटेशन मेथड होते हैं किसी भी न्यू इशू मार्केट के। तो आप प्लीज इनको डिटेल में याद करिएगा, क्योंकि सेपरेट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय राइट इशू, व्हाट डू यू मीन बाय EIPOs, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये सेपरेटली भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 200% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए, इसमें और में एक क्वेश्चन दिया गया है हमें, और में एक क्वेश्चन दिया गया है, एनीथिंग दैट इज द वैल्यू टू अदर्स कैन बी मार्केटेड। कोई भी वो चीज़ जो दूसरों को बेनिफिट देती है, वैल्यू देती है, वो उसको हम मार्केटेड कर सकते हैं, उसको हम बेच सकते हैं, मतलब उसकी मार्केटिंग की जा सकती है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। तो कोई भी चीज़, एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़, तो कोई भी चीज़ का मतलब हमारा बेसिकली किससे है यहाँ पर? एनी प्रोडक्ट से है, किसी भी प्रोडक्ट से है। तो हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में यहाँ बेसिकली बात कर रहे हैं जो जिसकी एक वैल्यू होती है, जो दूसरों को वैल्यू प्रोवाइड भी करता है, और जिसको हम क्या कर सकते हैं? मार्केट भी कर सकते हैं, यानी कि उसकी मार्केटिंग की जा सकती है, सेल्स की जा सकती है। तो मार्केटिंग मिक्स के जिस कंपोनेंट के बारे में बात हो रही है वो कौन सा है? प्रोडक्ट। यहाँ प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, क्लियर है? ऑप्शन ए में। चलिए, इसमें और तो कुछ कहा नहीं हमें। ये रहा क्वेश्चन नंबर बी भी है इसका एक। बी को देख लेते हैं क्या कहता है। बी में लिखा है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, जो हमने ऊपर अभी स्टेटमेंट पढ़ी, आइडेंटिफाई द थिंग विच इज बीइंग मार्केटेड इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स इन द न्यूज पेपर्स। न्यूज़पेपर में ना ये एडवर्टीजमेंट्स आई हुई हैं 4, और आपको बताना है, जो हमने अभी ऊपर स्टेटमेंट पढ़ के आए हैं कि एनीथिंग इज वैल्यू टू द अदर्स दैट कैन बी मार्केटेड। तो उसके आधार पर आपको बताना कि इनमें किस किस चीज़ की मार्केटिंग की गई है। सबसे पहला पॉइंट है ए, ब्लड डोनेशन कैंप। जब हम बात करते हैं ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में, तो देखिए हम बेसिकली एक आइडिया सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि आइडिया सेल कर रहे हैं। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को ये आइडिया दिया है कि क्यों ना ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया जाए, जिससे काफ़ी सारे लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करेंगे। जैसे नॉर्मली आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू शेड्यूल कर देते हैं, वहाँ पोस्ट हो या नहीं हो, है ना, तो ताकि लोग उनके इंस्टीट्यूट को क्या करें? विजिट करें, है ना। तो ये एक प्रकार से आइडिया
की मार्केटिंग हो रही है, आइडिया को सेल किया जा रहा है। ए विजिट टू सिटी ऑफ उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक्स, द सिटी ऑफ लेक्स। इस पॉइंट ने क्या बताया कि हम एक प्लेस को मार्केटेड कर रहे हैं, प्लेस को मार्केटिंग, प्लेस की मार्केटिंग कर रहे हैं कि भाई हमें उदयपुर घूमना चाहिए जो सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानी जाती है। एन अपकमिंग फैशन शो, ये एक इवेंट को डिनोट करता है। अपकमिंग फैशन शो का मतलब एक इवेंट के बारे में बात हो रही है। इजी बिल पेमेंट ऑप्शंस, ये सर्विसेज के बारे में बात कर रहा है, यहाँ हम सर्विसेज की मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट। तो ये 4 पॉइंट यहाँ बेसिकली हैं, 4 नंबर में ये हो जाएंगे। और ऊपर अगर हम बात करें तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये रहेगा कि हमने किसको आइडेंटिफाइड किया है और उस प्रोडक्ट मिक्स के बारे में आपको बताना भी है कि प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। बंडल ऑफ यूटिलिटीज होता है और इसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करके चलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को शामिल करके चलते हैं। इसके बारे में आपको यहाँ क्या करना है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बेसिकली देनी है, राइट। दे देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन ऑर्डर टू फिल अप 2 vacancies for the post of assistant manager in Vishwa Private Limited, Mr. Rahul Roy, the human resource manager, identified one suitable candidate, Abhishek, from within the organization and promoted him to the post of assistant manager. Within the organization रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो कौन सा सोर्स है आपको कमेंट करना है, कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, ये आपने यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसके लिए फॉर अनदर पोस्ट मिस्टर राहुल रॉय टुक हेल्प ऑफ ए प्लेसमेंट एजेंसी एंड सिलेक्टेड दक्ष। और अदर पोस्ट के लिए उसने किसकी हेल्प ली है, प्लेसमेंट एजेंसी के लिए है। तो प्लेसमेंट एजेंसी इज ए काइंड ऑफ विच रिक्रूटमेंट सोर्स, विच रिक्रूटमेंट सोर्स, इसके बारे में आपको यहाँ बताना, राइट। आफ्टर 3 months, 3 महीने बाद मिस्टर राहुल रॉय ऑब्जर्व दैट अभिषेक परफॉर्मेंस वाज मच बेटर देन द स्लिम्स परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर दक्ष को हमने लिया है ना, तो आप स्लिम को काटकर दक्ष कर लीजिए, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, दक्ष कर लीजिए आप यहाँ पर, दक्ष परफॉर्मेंस थ्रू अभिषेक वाज लेस क्वालिफाइड देन दक्ष, ठीक है। ये दक्ष है ना, तो स्लिम की वजह क्या कर लीजिए, दक्ष कर लीजिए। क्या कह रहा है, मिस्टर राहुल रॉय ऑब्जर्व दैट अभिषेक परफॉर्मेंस वाज मच बेटर देन दक्ष परफॉर्मेंस, दो अभिषेक वाज लेस क्वालिफाइड देन द दक्ष। इवन दो अभिषेक जो है ना वो दक्ष से कम क्वालिफाइड था, तो भी अभिषेक की परफॉर्मेंस क्या है, दक्ष से बेटर है। हैंस मिस्टर राहुल रॉय डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर ही विल मेक अपॉइंटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ एन इंटरनल सोर्सेज एज फार एज पॉसिबल। तो उसने फ्यूचर में क्या किया कि डिसीजन लिया कि मैक्सिमम अपॉइंटमेंट किससे करेगा, इंटरनल सोर्स से करेगा। तो देखिए कौन सा सोर्स यहाँ पूछा गया था ना, अभिषेक किस सोर्स से आया था, इंटरनल सोर्स से आया था, ठीक है, इंटरनल सोर्स से आया था। और ये किससे आया था, एक्सटर्नल सोर्स से आया था, प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू। तो एक्सप्लेन एनी 4 रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ विच मिस्टर राहुल रॉय वुड हैव टेकन द अबव डिसीजन। तो आपको 4 पॉइंट्स या 4 कारण बताने हैं ऐसा डिसीजन क्यों लिया। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आपको बतानी है, राइट। एडवांटेजेस बता देने एक प्रकार से, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल SOURC सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के आपको क्या देने हैं यहाँ पर, बेनिफिट बता देने हैं, ताकि आपका क्वेश्चन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। यही वो कारण बन जाएंगे जिनकी वजह से हम एक्सटर्नल सोर्स को छोड़ रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। इसमें और वाला क्वेश्चन क्या कहता है, और वाला क्वेश्चन हमें बता रहा है 6 नंबर में क्वेश्चन है हमारे पास ये, हर्ष हैज रिक्रूटेड क्वालिफाइड पर्सनल फॉर वेरियस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल जॉब्स। हर्ष ने क्या किया है, रिक्रूटमेंट की है क्वालिफाइड पर्सनल की फॉर द वेरियस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल जॉब्स। ही हैज सिलेक्टेड 5 पर्सन्स, उसने 5 व्यक्तियों को सिलेक्ट किया है फॉर डिफरेंट वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर द सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, आफ्टर द
selection and placement, Hers felt that need to increase the skills and abilities and development of positive attitude of the employees to perform their specific jobs better. ठीक है, रिक्रूटमेंट के बाद आफ्टर द सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट हर्ष क्या महसूस करता है कि उनको उनकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाने के लिए जो ना हमें स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म कर सकें अच्छे तरीके से, इसके ऊपर काम करना चाहिए. ही ऑल्सो रियलाइज दैट लर्निंग न्यू स्किल्स वुड इम्प्रूव द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़. उसने ये भी महसूस किया कि नई स्किल्स को अगर सीखा जाएगा तो जॉब परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी. एंड हैंस कंपनी डिसाइडेड टू टेक एक्शन फॉर द सेम. और कंपनी ने क्या किया है, बेसिकली सेम प्रकार का मतलब एक्शन लेने के लिए डिसीजन ले लिया है कि भाई कैसे इनकी स्किल्स को बढ़ा सकता है. नेम द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस रिगार्डिंग विच हर्ष डिसाइडेड टू टेक द एक्शन. तो स्टाफिंग प्रोसेस में जो स्टेप्स हैं उनमें एक स्टेप हमारे सामने निकल कर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो यहाँ पर हम फोकस किस पे कर रहे हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, राइट. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं. तो आपको उसके बेनिफिट्स बताने हैं. तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के आपको यहाँ बेनिफिट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. होप सो आप इजिली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बेनिफिट्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे. अगर मैं बात करूँ तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से क्या होता है, सीधे सीधे सारे क्वेश्चन का आंसर बुक में दिया ही है, मतलब केस बेस में दिया ही है आपके पास. इससे वेस्टेज कम होगी, है ना, इससे क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, इससे परफॉर्मेंस बढ़ेगी, एम्प्लॉयज़ का भी मॉडल डेवलपमेंट होगा, ट्रेनिंग देंगे तो करियर अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी, जॉब को करने की स्किल्स भी डेवलप होंगी. ये बेसिकली बेनिफिट आपको इसके बारे में बताने हैं, राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है ये देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 33 है पीयूष लिमिटेड. पीयूष लिमिटेड इज ए मल्टीनेशनल कंसल्टिंग कंपनीज with its headquarters at Bengaluru, and it hires young people from different countries of the world. It is a company in which people dream to work because of its work environment and pay and growth prospects. ठीक है. The company has a culture of open communication and people of various nationalities work together in a discrimination-free environment. The behavior of managers of Piyush Limited emphasizes kindliness and justice with which ensure loyalty and devotion of the workers. It also promotes mutual trust, belongingness among team members, and in this way, management of Piyush Limited is able to achieve its objective by promoting teamwork. By doing so, manager of Piyush Limited are following some principles of management. You have to identify the principle of management and explain any two such a principle. आपको आइडेंटिफाई करने हैं और उन दो प्रिंसिपल के बारे में जो भी यहाँ पर हैं उनके बारे में क्या करनी है, एक्सप्लेनेशन देनी है. देखिए क्वेश्चन नंबर 33 एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर एक केस बेस्ड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पीयूष लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कंसल्टेंसी कंपनी में काम कर रहा है ना, ठीक है. उसका हेडक्वार्टर बंगलोर में है और वो कुछ लोगों को हायर कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड से. तो इट इज़ ए कंपनी इन विच पीपल ड्रीम टू वर्क बिकॉज वर्क इन्वायरमेंट एंड पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की यहाँ बात हो रही है. तो मैं यहाँ पर सिंपली बात करूँगा कि भाई अगर हायर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं या हायर अच्छा इन्वायरमेंट है तो हम यहाँ बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो रेम्यूनरेशन पार्ट है, फेयर रेम्यूनरेशन पार्ट है और सिलेक्शन पार्ट है वो बिल्कुल फेयर है. तो हालांकि प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है लेकिन रेम्यूनरेशन को हम यहाँ प्रिंसिपल के तौर पर इंक्लूड कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए भी एग्जैक्टली हमें कुछ कीवर्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन, इस तरीके की बातें हो तो हम बात करें. तो यहाँ ये प्रिंसिपल तो नहीं है लेकिन ऐसा इसी पर्पज के लिए लोग काम कर रहे हैं. हमें प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करना है तो थोड़ा आगे चलते हैं. द कंपनी हैज ए कल्चर ऑफ ओपन कम्युनिकेशन एंड पीपल ऑफ वेरियस नेशनलाइजेशन वर्क टुगेदर. नेशनलिटीज वर्क टुगेदर. देखिए ये जब हम बात करते हैं ना, अलग अलग कंट्रीज के लोगों को हमने एक जैसा समझा है तो वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की बात करते हैं. किसके बारे में बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की. तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को आपको यहाँ क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. और साथ साथ देखिए इट प्रमोट्स म्यूचुअल ट्रस्ट. प्रमोट्स म्यूचुअल ट्रस्ट. जब म्यूचुअल ट्रस्ट की बात की जाती है तो हम आई को वी में कन्वर्ट करने की बात करते हैं. आई को वी में कन्वर्ट करने की बात करते हैं और ये कहाँ पर की जाती है, दैट विल बी इन द स्प्रिट द कोर्प्स. स्प्रिट द कोर्प्स वाली फीलिंग आती है यहाँ पर. तो ये दूसरा प्रिंसिपल है जो हमें यहाँ
जो ना बेसिकली देखने को मिल रहा है among team members. In this way management of Piyush Limited is able to achieve its objective by promoting teamwork. टीम वर्क भी एक हमारा वर्ड जो है इसको डिनोट कर सकता है इस द कोर्स को यहाँ पर बाय डूइंग सो मैनेजर ऑफ पीयूष लिमिटेड। तो बेसिकली ये दो ही जो ना प्रिंसिपल मुझे आइडेंटिफाइड करने को मिले, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन में क्या बताएंगे, इनका मीनिंग बताएंगे, ठीक है, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट बताएंगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है, और नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। 3 बातें आपको हर एक प्रिंसिपल के बारे में बतानी है ताकि 3-3 नंबर में ये क्वेश्चन आपका कवर हो सके। 2 प्रिंसिपल, 3 नंबर का 1, 3 नंबर का 1 आपका इजीली क्या किया जा सके, कवर किया जा सके। चलिए और वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं और वाले क्वेश्चन में, राज एक्वायर्ड गुलनूर लिमिटेड, राज ने गुलनूर लिमिटेड को क्या कर लिया है, एक्वायर्ड कर लिया है, परचेज कर लिया है, विच वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल, जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही थी फॉर पास्ट मैनी ईयर्स। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंपनीज परफॉर्मेंस ही डिसाइडेड टू इनकॉर्पोरेट सुटेबल चेंजेस, तो उसने कुछ चेंजेस करने का डिसीजन उसमें लिया है। ही ऑब्जर्व दैट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी वर नॉट साइंटिफिक मेथड्स का हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया है, ना तो एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करने का और ना ही वर्किंग करने का, ठीक है। ही बिलीव्ड दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड। देखिए वन बेस्ट मेथड की जहां बात आती है ना, वन बेस्ट मेथड, तो बेसिकली वहां पर टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी, तो वहां पर हम बात करते हैं एक साइंटिफिक वे में बात करते हैं। और साइंटिफिक वे में बेसिकली हम मेथड स्टडी के बारे में बात कर रहे होते हैं। किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, मेथड स्टडी के बारे में बात कर रहे होते हैं, राइट। ही ऑल्सो फेल्ट दैट वंस द मेथड इज डेवलप्ड द वर्कर्स ऑफ द कंपनी शुड बी ट्रेन्ड टू लर्न दैट बेस्ट मेथड। तो he also felt that once the method is developed the workers of the company should be trained to learn the best method। तो उनको ट्रेंड किया जाता है, क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। जब ट्रेनिंग की बात आती है तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक प्रकार से उनकी ग्रोथ के बारे में ना, ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज की ग्रोथ के बारे में, अप टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी आप कह सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है ना वहाँ तक हम उनको क्या करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, राइट। चलिए आगे है, the best method was created by using several parameters right from deciding the sequence of operations, place for man, machines and raw materials till delivery of the product to the customers. This method was implemented throughout the operation and it helped in increasing the output, improving the quality and reducing the cost and wastage, right। ठीक है, यानी अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं इनको हम लोग। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब क्वेश्चन क्या पूछ लिया आपसे, प्रिंसिपल बताने साइंटिफिक मैनेजमेंट के। देखिए भाई प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो जो वन बेस्ट मेथड होता है ना उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं किससे, साइंस नोट रूल ऑफ थंब से, क्योंकि इसमें भी हम क्या करते हैं, वन बेस्ट मेथड के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एक तो ये प्रिंसिपल हो गया। दूसरा जो हम उनको ट्रेनिंग देने की बात करें तो दैट इज इंक्रीजिंग द और डेवलपिंग द एम्प्लॉयज या डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। दूसरा प्रिंसिपल हम उनकी ग्रोथ को लेकर यहाँ पर देख सकते हैं। तो फॉलोड बाय राज इन द अबव केस। तो ये जो प्रिंसिपल्स है दो बेसिकली डिस्कस हुए हैं, एक तो क्या साइंस नोट रूल ऑफ थंब और दूसरा क्या डेवलपमेंट of each and every employee up to their greatest efficiency। तो इसके बारे में आप यहाँ डिटेल से बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, होप सो कि आप लोग लिख लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज रिगार्डिंग टू क्वेश्चन 34 और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। देखिए जो आखिरी क्वेश्चन है इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। एक बड़ी बढ़िया केस स्टडी के तौर पे क्वेश्चन आपके सामने आया है और जनरली यहाँ पर लास्ट की क्वेश्चन को हम एक बार पहले पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आपको ये फीलिंग आए कि हमें करना क्या है इसके अंदर। देखिए इस क्वेश्चन को जो ना पढ़ने के लिए एक बार पढ़ लेते हैं कि पूछा क्या हमसे। इसमें पूछा गया है वेरियस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पारा बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 3 डायमेंशंस।
तो किन्हीं 3 डायमेंशंस को यहाँ पर आपने जो ना लाइनों को आइडेंटिफाइड करते हुए एक्सप्लेन करना है। तो भाई क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना माइंड में। अब क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया तो एक छोटी सी बात और क्लियर कर दीजिए मुझे कि कौन कौन सी डायमेंशंस होती हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट की डायमेंशंस कौन कौन सी होती हैं। जब बिजनेस इन्वायरमेंट की डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं तो हम बेसिकली 5 डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, पी, ई, एस, टी और एल। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, राइट। तो ये 5 डायमेंशंस होती हैं और इनमें से किन्हीं 3 के एक्सप्लेनेशन के बारे में बात हुई है, वो भी इस पैराग्राफ में से छाट कर हमें लिखनी है, इस पैराग्राफ में से छाट कर लिखनी है, लाइनों को आइडेंटिफाइड करते हुए लिखनी है। चलिए तो फिर स्टार्टअप करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना रीड करना। 2020 समर ओलंपिक्स इज गोइंग टू बी वन ऑफ द यूनिक इनिशिएटिव्स Panasonic and Toyota has joined the efforts to develop automated helpers, ठीक है, to develop automated helpers, कि automated के बारे में बात हो रही है। Two of automations will take form of games mascots Mirai Tova and Somity, ठीक है। automated ये एक प्रकार से क्या है, फॉर्म ऑफ गेम्स मास्कोट्स मिराई टोवा एंड सोमिटी। यहाँ मिराई टोमा बेसिकली ये ना जापानीज वर्ड है, क्या है कि जापानीज वर्ड है। मिराई का मतलब होता है फ्यूचर, मिराई का मतलब क्या होता है फ्यूचर, और टोवा का मतलब होता है इटर्निटी। या मैं ये कहूँ मिराई टोमा कंप्लीट तौर पर हम ये कह सकते हैं एक जो ना ऐसा फ्यूचर जो कि हमेशा याद रखा जाए, या ऐसा फ्यूचर जो कभी ना भुलाया जा सके, ठीक है ना। मतलब आप क्या कह सकते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड एक है एक प्रकार से, फ्यूचर में मतलब ऐसी छाप छोड़ना, फ्यूचर में छाप छोड़ने वाली बात को हम क्या बोलते हैं, मिराई-टोमा बोलते हैं। ये एक जापानीज वर्ड है, कैसा वर्ड है, जापानीज वर्ड है, राइट। एंड सोमिटी का मतलब होता है बेसिकली, सोमिटी को हम बोलते हैं सोमिटी का मतलब होता है सो माइटी, यानी बहुत ही विश्वसनीय, मतलब चमत्कारी टाइप एक प्रकार से। प्रोग्राम्ड टू शो फेशियल एक्सप्रेशन एज दे वेव एट एंड शेक हैंड्स विद द एथलीट्स एंड फैंस। फील्ड स्पोर्ट्स रोबोट विद हेल्प ऑफिशियल रिट्राइव हैमर्स एंड जेवलिंग ड्यूरिंग द थ्रोइंग इवेंट्स एट ओलंपिक स्टेडियम्स, ठीक है। Other robots will be equipped with cameras that can be broadcast live action। देखिए यहाँ पर लाइव एक्शन, ब्रॉडकास्टिंग, ये जो बातें हो रही हैं किसके बारे में हो रही हैं, ये हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है, राइट। चलिए, गिविंग पीपल दैट आर फिजिकली अनेबल टू प्रेजेंट at games related locations a chance to virtually attend। तो उनको एक virtually चांस दिया गया अटेंड करने का, किन लोगों को, फिजिकली अनेबल। तो यहाँ पर बेसिकली एक सोशल इन्वायरमेंट के बारे में भी फोकस किया गया है, जो सोशली डिसेबल्ड पर्सन है उनके बारे में भी यहाँ सोचा गया है कि वो भी इस गेम को प्रॉपरली वॉचअप कर सके, देख सके। एंड एडिशनल टेक्नोलॉजी विल डिलीवर कंसेशंस टू फार इन द व्हील चेयर्स में कंसेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो ये भी सोशल वर्क वेलफेयर के बारे में बात हो रही है, सोशल इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रही है। देयर इज ऑल्सो मोबाइल सूट दैट वर्कर्स कैन स्ट्रैप इन टू हेल्पिंग देम मूव हैवी बैग्स एट द एथलीस्ट विलेजेस। द टोक्यो metropolitan government has set aside a fund of 400 billion Japanese yen over 3.6 billion USD to cover the cost of hosting and games। तो यहाँ देखिए जो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट है, टोक्यो की मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट है, तो उसको हम यहाँ पर किस में शामिल कर सकते हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में शामिल कर सकते हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में शामिल कर सकते हैं, जो कि क्या कर रही है भाई 400 बिलियन जापानीज येन जो है ना प्रोवाइड कर दिए ताकि गेम को प्रॉपर तरीके से होस्ट किया जा सके। वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर बीइंग डिस्कस इन द अबव पैराग्राफ। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, 3 मतलब बेसिकली डायमेंशन देखी। एक तो कौन सी,
एक तो टेक्नोलॉजिकल, थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ, एक तो हमने यहाँ देखा एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को देखते हुए, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को देखते हुए टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में बात हुई है। दूसरा अगर हम देखें तो जो डिसेबल्ड पर्सन है, डिसेबल्ड पर्सन है, उनको व्हील चेयर में कंसेशन दी जा रही है, उनको भी ये मैच देखने को मिल जाए ऐसी व्यवस्था की जा रही है, तो सोशल इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रही है। तीसरा अगर हम देखें तो जो जापानीज मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट जो है वो फंड प्रोवाइड कर रही है 400 बिलियन जापानीज येन, किस लिए कि गेम्स को प्रॉपरली होस्ट किया जा सके, है ना, गेम्स को प्रॉपरली उसकी लागत को जो है कवर किया जा सके। तो यहाँ पर बेसिकली पॉलिटिकल इन्वायरमेंट देखा जा रहा है जो क्या चाहती है कि गेम के दौरान क्या बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, पीस बनी रहे, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के मतलब कंट्रीज के अंदर। तो ये तीन इन्वायरमेंट है यहाँ पर जिनको आपको यहाँ क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज सेशन, और सैम्पल पेपर 7 था ये हमारा। और नेक्स्ट जो सैम्पल पेपर रहेगा दैट इज सैम्पल पेपर नंबर 8, जो हम लोग डिस्कस करेंगे इन द इवनिंग 7:30, अबाउट 7:30। तो सैम्पल पेपर 8 के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको जो है ना नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और जितने भी जो सैम्पल पेपर मैंने अब तक डिस्कस किए हैं उनको एक बार जरूर देख लें, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, अच्छा रिजल्ट जो है बोर्ड एग्जाम में आप लोग दे पाएँ। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे इन द इवनिंग 7:30 विद द न्यू सैम्पल पेपर नंबर 8। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। चलिए मैं क्लास को यहीं वाइंड अप कर देता हूँ। नहीं बेटा, छुट्टी किस लिए करनी है? गलत बात।